हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक में कुछ कॉमन कंपाउंड्स पढ़े थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और हमने सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के बारे में और लास्ट में हमने हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। और हमने हैलाइड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो भी हमने फाइंड आउट किया था। आई होप आप लोगों को याद होगा क्या था हमारे लिए जो ऑर्डर था मेल्टिंग पॉइंट का। क्या ऑर्डर था? वो दो टाइप से था आपका। अगर आपकी एल्कली मेटल सेम हो तो इफ एल्कली मेटल इज सेम, अगर आपके एल्कली मेटल सेम हो तो आपके जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? फ्लोराइड्स का सबसे पहले, फिर क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। ये ऑर्डर होता है आपके, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को याद होगा। और अगर आपके हैलाइड सेम है, इफ हैलाइड आयन इज सेम, हैलाइड आयन इज सेम, जैसे आप Cl माइनस के लिए अगर ऑर्डर लिखते हो तो आपके सबसे पहले आएगा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? Cl माइनस, NaCl का सबसे ज़्यादा, उसके बाद KCl, देन RbCl, देन CaCl एंड देन LiCl। ये हमने देखा था। इसकी लेटिस एनर्जी क्या होती है आपकी? ज़्यादा होती है, फिर भी इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे कम हो जाता है। और बाकी में क्या होता है आपका? आयोनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड्स के बारे में और सल्फाइड्स के बारे में, ठीक है। तो आप को हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्साइड के बारे में कि हाइड्रोक्साइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जो आपके एल्केलाई मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। और देखिए हाइड्रोक्साइड्स, आई थिंक ये 6 पॉइंट होगा, ठीक है ना। आपके जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं सब हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ऑल एल्केली मेटल्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑफ टाइप MOH टाइप के आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH, ठीक है। ये होते हैं आपके हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड में हम इनका बेसिक कैरेक्टर, इनकी सोल्यूबिलिटी और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? बेसिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम देखें तो आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है आप इसमें नोट कर सकते हो। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिक कैरेक्टर increases due to increase in MOH bond length। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन MOH बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके LiOH, ठीक है, फिर NaOH, KOH, RbOH, फिर CSOH, ये है आपके, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब डाउन द ग्रुप जाने पर आपकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होने की वजह से सीजियम की साइज क्या होती है? बड़ी हो रही है। तो सीजियम और ऑक्सीजन के जो बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा? वीक होगा। तो जैसे जैसे आपका बॉन्ड वीक होता जाएगा वो इजीली टूट जाएगा।
ये ईजिली टूट जाएगा, मतलब आपका OH माइनस जो है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। OH माइनस आयन जितना ईजिली रिमूव होगा उसका बेसिक कैरेक्टर जो होगा उतना ही अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि CSOH, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, आपकी जो बॉन्ड लेंथ है मेटल और ऑक्सीजन के बीच की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। MOH की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रही है, इंक्रीज होती जा रही है, मतलब वो ईजिली ब्रेक हो रहा है। ईजिली ब्रेक हो रहा है मतलब OH माइनस हमें ईजिली मिल रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि LiOH का क्या होगा, सबसे कम, फिर NaOH, उसके बाद KOH, देन RbOH एंड देन CSOH। CSOH का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट है बेसिक कैरेक्टर, इसको नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं आगे सोल्यूबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक बार इसे नोट कीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं जो सेकंड टर्म है हमारा सोल्यूबिलिटी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सोल्यूबिलिटी। इसी के अंदर है सोल्यूबिलिटी। आपके जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, जबकि LiOH जो होता है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं LiOH इज स्पेरिंगली सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल ड्यू टू, इसकी क्या होती है, लेटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, LiOH इज स्पेरिंगली सोल्यूबल ड्यू टू इट्स हाई लेटिस एनर्जी, हाई लेटिस एनर्जी, whereas other hydroxides, are soluble in water। वो क्या होते हैं, आपके जितने भी दूसरे हैं वो क्या होंगे, आपके सोल्यूबल होंगे। अदर हाइड्रोक्साइड्स आर सोल्यूबल। ठीक है, केवल LiOH नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें हम जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा आपका थर्मल स्टेबिलिटी का। किसका, थर्मल स्टेबिलिटी। कि थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है, इसमें भी जितने भी आपके हाइड्रोक्साइड है वो क्या होंगे, थर्मली डीकम्पोज नहीं होंगे, लेकिन LiOH वो क्या होगा, डीकम्पोज होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट LiOH, देखिए LiOH के क्या है, आपके बहुत सारे, हमेशा ये Li जो है आपका लिथियम आपके सभी ग्रुप में जितने भी एटम्स है सबसे क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है ना, इसके भी अलग अलग रीजंस हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो इसका स्मॉल साइज की है, उसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसके अलावा इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है ना, बहुत सारे में अब बिहेवियर शो करता है आपका लिथियम। ठीक है, एक्सेप्ट LiOH। तो ये जो आपका LiOH होता है ये डिकम्पोज होता है आपका Li2O में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना, Li2O में, और साथ में क्या फॉर्म कर देता है, आपका वाटर फॉर्म कर देता है। ठीक है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, Li2O प्लस H2। ठीक है, ये होता है थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो आपके हाइड्रोक्साइड में केवल यही तीन प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर, सोल्यूबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं सल्फाइड्स के बारे में कि सल्फाइड्स का क्या नेचर होता है। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं सल्फाइड्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा 7th कंपाउंड रहेगा आपका
सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि सल्फाइड्स के बारे में क्या नेचर है। जो आपके सल्फाइड होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं मोनोसल्फाइड और एक होता है आपका पॉलीसल्फाइड। एक है आपका मोनोसल्फाइड और एक है आपका पॉलीसल्फाइड। ठीक है, देखिए मोनोसल्फाइड क्या होते हैं आपके M2S टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? M2S। M क्या है आपका? मेटल। जबकि जो पॉलीसल्फाइड होते हैं वो M2S X टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो X होता है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मोनोसल्फाइड को हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोसल्फाइड को बनाने का क्या तरीका है? बाय बर्निंग द मेटल इन सल्फर वेपर्स। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? बाय बर्निंग द मेटल को क्या करो? सल्फर की वेपर में बर्न कर लो। ठीक है, जैसे मेटल आपका कोई भी है, जैसे आपका सोडियम है, इसकी हमने रिएक्शन कराई सल्फर वेपर में, तो क्या बनेगा आपका? Na2S। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? रिडक्शन करके, बाय हाई टेम्परेचर रिडक्शन। बाय हाई टेम्परेचर रिडक्शन of सल्फेट्स, या हम कह सकते हैं मेटल सल्फेट्स विथ कोक या कार्बन। इनका हाई टेम्परेचर पे आपको रिडक्शन करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मेटल सल्फेट है, मेटल सल्फेट वो आपका Na2SO4, इसका रिडक्शन करना है कार्बन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आपका बना लेगा Na2S, साथ में बनाएगा आपका CO। बैलेंस करने के लिए हम इसको यहाँ बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं जिससे आपका क्या है? मोनोसल्फाइड्स बनते हैं। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी होगी आपकी पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीसल्फाइड में क्या होता है? बाय पासिंग सल्फर वेपर्स। पॉलीसल्फाइड्स हम कैसे बनाते हैं? बाय पासिंग सल्फर वेपर्स इन मेटल सॉल्यूशन। बाय सल्फर वेपर्स को हम पास करते हैं किसके? मेटल से। 3 है। ठीक है, बाय पासिंग सल्फर वेपर्स थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल इन एक्वस अमोनिया। ठीक है, इससे हम इनको बनाते हैं। पहली बात तो है। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपके पॉलीसल्फाइड्स होते हैं ये जिगजैग चेन बनाते हैं सल्फर की। ठीक है, पॉलीसल्फाइड्स मेक जिगजैग सल्फर चेन। ये क्या आपकी जिगजैग सल्फर चेन बनाते हैं। जैसे आपका Na2S6 ये आपका पॉलीसल्फाइड है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? सल्फर सल्फर फिर सल्फर फिर सल्फर फिर सल्फर फिर सल्फर, ये होगा S- और इधर आपका Na+। ठीक है, तो इस टाइप की जिगजैग स्ट्रक्चर होती है जो सल्फर चेन होती है किसमें? आपके पॉली हैलाइड्स में। ठीक है, तो ये आपका 7th प्रॉपर्टी है सल्फाइड्स। ठीक है, यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं जो कॉमन कंपाउंड है। अब हम कुछ और कॉमन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, जैसे NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसे नोट करो आप, फिर हम आगे उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
अब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होते हैं आपके उनको हम कैसे फॉर्म करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में आपके काम आते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, Na2CO3, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखिए, सम कमर्शियली important compounds। कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका सोडियम कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा, ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। देखिए, आपको जब सोडियम कार्बोनेट बोला है या फिर वॉशिंग सोडा बोला है, इसका मतलब होता है Na2CO3.10H2 जब आपको ये दिया हुआ है तभी आपका वो क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। लेकिन अगर आपको सिंपल दिया हुआ है, ये आपका वॉशिंग सोडा, क्या आपका वॉशिंग सोडा, लेकिन आपको दिया हुआ है सिंपल Na2CO3, ठीक है, एनहाइड्रस, ठीक है, इसमें वाटर के क्रिस्टल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं सोडा एश, ठीक है। एनहाइड्रस फॉर्म में है ये आपके हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है कि हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। क्या हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, कि किस तरीके से आपका वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो हम प्रिपेयर करते हैं बाय सोलवे प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस। तो वी कैन से सोडियम carbonate is prepared by Solvay's process। Solvay's प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। उसके बाद हम इसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है। क्या होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है। लेस सोल्यूबल होने की वजह से क्या है, इसका पीपीटी फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, पीपीटी फॉर्म होता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ईजिली तरीके से हीट करके सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोसेस मेन। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसको बनाने की क्या है कि अलग अलग स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं इसको बनाने की। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप 1 कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, आपकी CO2 गैस जो होती है उसको सेचुरेट करवाया जाता है, किसके साथ, अमोनिया के साथ। इन दिस प्रोसेस स्टेप 1 में हम कह सकते हैं कि CO2 गैस is saturated in the solution of ammonia, अमोनिया के सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, CO2 गैस को पास करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। Saturated in the solution of ammonia, and from this we get ammonium bicarbonate। हमें क्या मिलता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है। देखिए होता क्या है, CO2 जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4HCO3। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, CO3 हो गया,
H H हो गया NH4, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है, ये होता है आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट। जो स्टेप 2 होती है उसमें हम क्या करते हैं, इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaCl के साथ, NH4HCO3। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, NaCl के साथ। इससे जो हमें मिलता है वो मिलता है आपका, एक तो मिलता है NH4Cl मिलेगा, NH4Cl मिलेगा, और एक बनेगा आपका NaHCO3। ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस में से हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। स्टेप 3 में क्या होता है, जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है NaHCO3, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होगा, Na2CO3 मिलेगा, साथ में H2O मिलेगी और साथ में CO2 मिलेगी, ठीक है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये Na2CO3 इसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं, क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। और क्रिस्टलाइज होने के बाद क्या होता है, ये आपका NO2CO3.10H2O की फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम 3 स्टेप में जाके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। ये तो रही इनकी चीज। अब स्टेप 1 में क्या था, आपने अमोनिया गैस यूज की थी, ठीक है, अमोनिया गैस। तो हम इस अमोनिया गैस को दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, कैसे, NH4Cl के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, वी कैन रिकवर अमोनिया गैस by treating NH4Cl with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा दो। उससे क्या होगा, आपकी जब रिएक्शन होगी NH4Cl की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको एक तो अमोनिया गैस मिलेगी, ठीक है, उसके साथ आपको मिलेगा CaCl2 और साथ में मिलेगा वाटर H2। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर सकते हो आप, ट्वाइस CaCl2 NH3H3 CaCl2 हो गया और H2O 6 और 2 8 हाइड्रोजन 8 और इधर 10 है, तो आप यहाँ पे 2 और लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, उधर भी ऑक्सीजन 2, मतलब रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को रिकवर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कराओ किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक तो आपकी अमोनिया गैस रिकवर हो गई। दूसरी चीज़ इसमें, इस प्रोसेस में क्या है, आपको एक और नया प्रोडक्ट मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट CaCl2। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोल्वे प्रोसेस की। इसमें जो अमोनिया हम यूज़ करते हैं वो एक तो रिकवर भी हो जाती है और दूसरा हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में एक और नया प्रोडक्ट मिल जाता है CaCl2। तो 2 चीज़ें होती है जो हमारे लिए एडवांटेज वाली होती है, ठीक है। ये होती है आपकी नॉर्मल प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये तो रही इसकी बात। दूसरी इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है कि क्या इसी प्रोसेस से हम K2CO3, हमने Na2CO3 तो बना लिया, क्या हम इसी प्रोसेस से K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना के या नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। वी कैन नॉट प्रिपेयर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट by this process। क्यों, बिकॉज
KHCO3 हमने सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है। इस वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और प्रेसिपिटेट होने के बाद हम उसको हीट करके फिर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। लेकिन जो आपका KHCO3 होता है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अगर ये सोल्यूबल रहेगा तो हम इसको ना तो प्रेसिपिटेट कर पाएंगे ना उसको दोबारा हीट करके क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर K2CO3 बाय दिस प्रोसेस बिकॉज KHCO3 इज सोल्यूबल तो ये क्या होता है आपका सोल्यूबल होता है, इसलिए हम K2CO3 नहीं फॉर्म कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको एक बार आप नोट करो, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। नॉर्मल 4-5 प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होता है ये आपका, Na2CO3.10H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये जो है सोडियम कार्बोनेट इस सिंपल फॉर्म में हो Na2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तो सोडा एस, या फिर इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस Na2CO3 बोल लीजिए आप इसको, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये होती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई खास है नहीं, इसको आपको पता ही है, ठीक है ना। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कह सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है एल्केलाइन होता है नेचर में। इट्स सॉल्यूशन इज एल्केलाइन इन नेचर। एल्केलाइन इन नेचर, एल्केलाइन मीन्स बेसिक होता है, इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना। देखिए जैसे आपका Na2CO3 अगर हम सिंपल बात करें तो इसमें आपके पास क्या रहेगा, एक तो Na रहेगा केटायन, एक रहेगा आपके पास anion CO3 2-, ठीक है। अगर हम केटायन की बात करें तो ये जो Na+ है ये आया कहाँ से होगा, ये आया होगा NaOH से, ठीक है। और ये जो CO3 2- है ये कहाँ से आया होगा आपके पास, H2CO3 से, ठीक है। ये NaOH होता है आपका वीक नहीं स्ट्रॉन्ग बेस, और ये होता है आपका H2CO3 वीक एसिड। आपका बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और एसिड क्या है, वीक। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा Na2CO3 का वो क्या होगा, बेसिक होगा। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है नेचर में वो क्या होता है, बेसिक होता है। ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन मीन्स CO3 2- है आपका। इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे H2CO3 से तो ये बनाता है आपका पास H2 से आप रिएक्शन कराओगे तो बनाएगा आपके पास H2CO3। क्या फॉर्म करेगा, ये H2CO3 फॉर्म करेगा, ठीक है। और साथ में OH- का फॉर्मेशन भी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसी वजह से H2CO3 और OH- दोनों का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। देखिए इसलिए क्या होती है आपकी, इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन में मिल रहा है वो आपको मिल रहा है OH-, ठीक है। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, बेसिक होगा या एल्केलाइन होगा। किसकी वजह से, एनायन की वजह से। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी। इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, जैसे कि द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एल्केलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन और ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन।
तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ केटाइन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब Na की रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनेगा आपके NaOH बनेगा और साथ में क्या बनेगा H+ बनेगा। तो हो सकता है स्टूडेंट ये देख ले कि NaOH बन रहा है मतलब बेस बन रहा है, तो हो सकता है कि केटाइन की वजह से बेसिक नेचर हो, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में H+ भी फॉर्म हो रहा है, एसिड हो सकता है। ठीक है, और ये है आपका NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा Na+ और OH- की फॉर्म में ही रहेगा, दोबारा से ब्रेक हो जाएगा, तो दोबारा से आपका सॉल्यूशन वैसे का जैसा था वैसे ही रहेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है ना, ये इस टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप स्टार्टिंग में बनाओगे Na+, लास्ट में भी वही बनेगा आपका H+ और OH- मिलकर वापस H2 बना लेंगे और N+ वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप की रिएक्शन होती नहीं है। पॉसिबल रिएक्शन क्या है कि केवल और केवल एनाइन के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या बनेगा, OH- सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है इसकी दो प्रॉपर्टी, इसको नोट करो हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी थर्मल या मतलब हीटिंग के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इसको नोट कीजिए आप। ओके, तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, कि हीट करने पर क्या होता है। थर्ड क्या है आपका, हीटिंग इफेक्ट। हीट करने पर क्या होता है, देखिए हीट करने पर क्या होगा, अगर आप Na2CO3.10H2 जो सोडा है, जो आपका वॉशिंग सोडा है, उसको आप हीट करो लेस देन 375 केल्विन पे, तो क्या होता है, ये अपने 10 वाटर मोलिक्यूल्स में से 9 वाटर मोलिक्यूल को रिमूव कर देता है और एक वाटर मोलिक्यूल जो है इसके पास बच जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसे हम अगर सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें ग्रेटर देन 375 केल्विन पे, 375 केल्विन से ज़्यादा, तो क्या होगा, ये अपने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा आपके सिंपल Na2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एस। क्या होगा आपका, सोडा एस। और ये क्या है आपका, वॉशिंग सोडा। क्या है आपका, वॉशिंग सोडा। और 375 से भी ज़्यादा और अगर हीट करें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें केवल और केवल लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी जितने भी आपके कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। केवल और केवल कौन डिकम्पोज होगा, Li2CO3। इसको जब आप हीट करोगे तो ये Li2O प्लस CO2 में डिकम्पोज होगा, बाकी कोई भी कार्बोनेट आपका डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसे नोट कीजिए हम। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद सिलिका। इसकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं सिलिका के साथ, कि सिलिका के साथ रिएक्शन करके ये क्या शो करता है। रिएक्शन विथ सिलिका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप Na2CO3 की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, सिलिका के साथ, SiO2। ठीक है ना, तो बनता क्या है आपके पास, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। आपके क्या बनेगा, Na2SiO3 बनेगा साथ में, और साथ में बनेगा आपकी CO2। इसे हम बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर ग्लास। क्या बोलते हैं हम, वाटर ग्लास। इस वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाती है आपके, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वाटर ग्लास किससे फॉर्म होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर ग्लास किससे फॉर्म होता है, तो वाटर ग्लास फॉर्म होता है आपके सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप सिलिका से करवाते हो, तो क्या फॉर्म होता है आपका, वाटर ग्लास, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, केवल इसी एक रिएक्शन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये है आपकी फोर्थ रिएक्शन विथ सिलिका। फिफ्थ है आपकी रिएक्शन विथ CO2 कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराओ किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या होगा। ये सिंपल रिएक्शन है, ये हमने पहले भी देख रखी है, ठीक है। जब आप Na2CO3 की रिएक्शन कराते हो CO2 में एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सिंपल रिएक्शन है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराओ आप CO2 के प्रेजेंस में, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ रिएक्शन है किसकी, CO2 के साथ, ठीक है। तो आज हमने जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसके बारे में हमने देखा है और स्टार्ट कर दिया है, और आज हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो दूसरे आपके कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।